डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी के बारे में। तो डेमोक्रेसी के बारे में प्रीवियस चैप्टर्स में हम डिटेल्स में पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद जो समाज में जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्जेंस है अलग अलग सेक्शंस में, उसके बाद उसके बारे में प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा गया। देखो सारे जो चैप्टर्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड है ना, सभी चैप्टर एक दूसरे को जोड़ते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अब वही सेम चीज है वो जो बार बार रिपीट हो रही है कि डेमोक्रेसी सिस्टम क्या था, हाँ किस तरह का बेटा। पहले भी ऐसा नहीं है कि केवल एक पर्टिकुलर एक ही कंट्री में, क्या वॉइस क्लियर नहीं है? देखिए सबसे पहले देखो बेसिक जो मेन फैक्ट्स है उनको याद रखना है। एक तो सिविल, इसका टाइम पीरियड क्या है बताओ। सिविल राइट्स मूवमेंट्स का टाइम पीरियड क्या क्या बताया था कल? बेटा सिविल राइट्स मूवमेंट्स जो यूएसए में स्टार्ट हुआ था, किसके बीच में था? गोरे काले के बीच के भेदभाव को खत्म करने के लिए, है ना। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो रहा था यूएसए में, उसके खिलाफ एक तरह से फर्स्ट जो प्रोटेस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, दैट इज नोन एज अ सिविल राइट्स मूवमेंट। और ये कब स्टार्ट हुआ था? व्हेन डिड इट बिगिन? 1954 से 1968 इसका टाइम पीरियड जो था, ठीक है ना। कल किस किस के बारे में पढ़ा था हमने? इस रेशियल जो प्रोटेस्ट मूवमेंट हुआ था इसमें कार्ल मार्क्स जो है उसके बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। और बहुत सारी जो पर्सनैलिटीज हैं, ठीक, ग्रेट पर्सनैलिटीज हैं यूएसए में, उनका इंपॉर्टेंट रोल रहा है, ठीक है, इस चीज को खत्म करने में। नस्लीय जो भेदभाव है, नस्लीय जो शुरू से ही नस्लीय भेदभाव चला रहा था गोरे काले के बीच में। अब गोरे लोग कौन थे अमेरिका में, जो कि उसमें प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था हमने कि किस तरह से वो ट्रायंगुलर बना था, स्लेव ट्रायंगुलर ट्रेड जो था, ध्यान है रिपीट, कि जो यूरोपियन कंट्रीज में फ्रांस से जो वहां से अफ्रीका से लेबर्स ले जाते थे वो, ठीक है, ले जाके वो यूरोप में, यूरोपियन दूसरी कंट्रीज में और यूएसए में जाके उनको बेचते थे। कम वेजेस पे उन पे मजदूरी करवाते थे और उन्हें फिर उसके बाद बेच दिया जाता था, ठीक है। तो उससे क्या स्लेव ट्रेड ट्रायंगुलर बन गया था। तो वही अफ्रीकन जो थे जो अमेरिका में बस गए थे, पहले से ही बसे आ रहे थे, उनके साथ तो भेदभाव वो चला आ रहा था, उनके साथ वो डिस्क्रिमिनेशन, वो उन्हें इक्वल नहीं समझते थे। अपने जो अमेरिकन थे वहां के पूरे लोग थे, उन्हें वो ना तो इक्वल राइट थे ना ही इक्वल समझते थे। अब इवन उनके साथ बहुत सारे जो पब्लिक प्लेसेस थे वहां पर भी उनको जाने की जो राइट्स नहीं था, ठीक है। अब इसके खिलाफ धीरे धीरे ये अन्याय बढ़ता रहा। काफी टाइम, लंबा टाइम बीतने के बाद लोगों ने क्या किया, इसके खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था। अब उसी संदर्भ में 1968 में मैक्सिको ओलंपिक हुए थे। मैक्सिको ओलंपिक में दो अश्वेत खिलाड़ी जो थे अमेरिका के, वो दो एथलीट थे, उन्होंने 200 मीटर की जो रेस थी उसमें पार्टिसिपेट किया। एक ने गोल्ड मेडल जीता और एक ने आपके ब्रॉन्ज मेडल जीता, ठीक है। उन्होंने सोचा कि जो हमारे यहाँ यूएसए में जिस तरह का जो भेदभाव हो रहा है उसके बारे में पूरे दुनिया में कहीं किसी को नहीं पता है। अब उन्होंने इस चीज को महसूस किया कि ये जो इंटरनेशनल जो स्तर था वहां से हम अपनी आवाज को पूरी दुनिया में पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, अब जैसे तुमने कहीं किसी क्रिकेट मैच में देखा होगा, कभी तुमने देखा है कि कई खिलाड़ी होते हैं, एक बार एक इंसिडेंट हुआ था बांग्लादेश का जो क्रिकेटर था, कौन सा था, साकिब अल हसन था, उसने प्रोटेस्ट करने के लिए, अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए ब्लैक बैज बांधा था अपने कंधे पर, है ना। तो इसी तरह से कई बार ऐसे होते, वेस्ट इंडीज के जो प्लेयर थे उन्होंने भी ब्लैक बैज बांधकर और उसका जो वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड था उसका विरोध किया था। तो इसी तरह से वहां उन्होंने सोचा कि इससे क्या पूरी दुनिया देखेगी। वहां पर ओलंपिक जो था एक बहुत बड़ा, मतलब स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा एक ऐसा मंच था जहां पर जिसमें कि उस समय क्या, अभी भी ओलंपिक को एक बहुत बड़ा वो मानते हैं, है ना, खेल के क्षेत्र में। तो फिर उन्होंने, अब उनमें जो तीसरा पदक विजेता था नॉर्मन, वो कहां का रहने वाला था, कहां का था? तीसरा जो था उनके साथ जो दो एथलीट थे यूएसए के काले, उसके बाद तीसरा जो सिल्वर मेडलिस्ट था वो कौन सा था, उसका नाम क्या था?
कहाँ, ये बताओ कहाँ का रहने वाला था वो? अरे नहीं बेटा, वो तो ऑस्ट्रेलिया का गोरा था, जिसने जो सिल्वर पर मेडल जीता था, उसने भी विरोध प्रदर्शन किया, उनके साथ उनका साथ दिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि अब इसके बाद जब वो अब अमेरिका वापस लौटे, दोनों जो वो अश्वेत लोग थे, उनके नाम क्या थे? एक का टॉमी स्मिथ था और एक का जॉन कार्लोस था। ठीक है, और जो नॉर्मन जो था वो पीटर नॉर्मन जो था वो ऑस्ट्रेलिया का था, है ना। तो इन तीनों का ही उनका तो अमेरिका में विरोध किया गया, उन्होंने अगले जो ओलंपिक जो संघ था उससे उनके खिलाफ काफी उनकी को क्रिटिसाइज किया गया। और ऐसा ही ऑस्ट्रेलिया में उसके साथ हुआ था, पीटर नॉर्मन के साथ। उसे 2068 के 1968 के बाद 1972 में होने वाले ओलंपिक की टीम से बाहर कर दिया था। वहां के ओलंपिक ने जो ओलंपिक कमेटी थी ऑस्ट्रेलिया की, ठीक, उसने वहां से बाहर कर दिया, उसकी काफी आलोचना हुई थी, है ना। अब उसके बाद हमने यहाँ पढ़ा था डिफरेंस, सिमिलरिटीज, डिविजन्स। ठीक है, ये चीज हो गई थी, है ना। उसके बाद डिफरेंस, सिमिलरिटीज और डिविजन्स, है ना, विविधताएं, समानताएं और विभाजन, बंटवारा। अब हमने जो ये एग्जांपल हुआ है एथलीट वाला, सेम कंडीशन हमने कहां पढ़ी थी? पिछले चैप्टर में, प्रीवियस चैप्टर में, पावर शेयरिंग वाले में, बेल्जियम और श्रीलंका में। श्रीलंका में जहां सिंगली लोगों की मेजोरिटी थी, तमिल जो थे वहां माइनॉरिटी थे। ठीक है, तो उनमें क्या होता था भाई, जो सिंगली लोग थे वो चाहते थे कि हमारा जो प्रभुत्व हो हमारा सरकार में, हमारी ज्यादा हिस्सेदारी हो, तो वो उनकी मेजोरिटी थी, तो वहां वो डाइवर्जन था। फिर सिंगली और तमिल के बीच में कॉन्फ्लिक्शन बढ़ता चला गया। सेम कंडीशन जहां थी बेल्जियम में, बेल्जियम में भी इसी तरह की स्थिति थी। वहां पर क्या था, अलग अलग रीजन्स में अलग अलग लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल रहते थे, ना। जैसे कहीं डच स्पीकिंग पीपल थे, कहीं पे आपके फ्रेंच बोलने वाले लोग थे, ठीक है, कहीं कुछ जगह पे स्पेनिश बोलते थे। तो इस तरह से फिर उनमें क्षेत्र के आधार पर अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले लोगों के बीच में क्या हो गया, उनमें आपस में मतभेद